Good morning, everyone. लास्ट टाइम जो मैंने होमवर्क दिया था इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 1, उसमें कोई डाउट है? इन टेक्स्ट 1 में बताओ, कोई डाउट है? बताओ प्रथम, क्या है डाउट? क्वेश्चन नंबर 9। 8 भी है। 8 देखो पहले। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, पहले 8 कर लेते हैं, आयुष, फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो सेंट्रीपिटल वाला ही होगा, वी स्क्वायर बाय आर ना। वी कांस्टेंट है। लार्जर इन मैग्नीट्यूड द स्मॉलर स्मॉलर द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब अगर आर छोटा होगा तो ये मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा। तो ये बात तो सही है। आगे क्या है, इन द सेम डायरेक्शन, ये गलत है। स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड स्मॉलर द रेडियस, ना ये इसका ए होगा ना। 8 समझो, जितना आर छोटा होगा उतना इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। फिर नेक्स्ट था फिफ्थ। फिफ्थ में बोला गया, साइक्लिस्ट इज मूविंग विथ स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। तो आपको देखो बोला गया है कि कोई साइक्लिस्ट जो है वो सर्कुलर टर्न पे जा रहा है और वो ब्रेक लगाने की वजह से लगातार उसकी स्पीड कम हो रही है। स्पीड कम हो रही है तो अगर वो इधर को वी स्पीड से जा रहा है और स्पीड कम हो रही है मतलब रिटार्डेशन है ना, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन किधर होगा? वी स्पीड के अपोजिट ना, वेलोसिटी के अपोजिट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा। और दूसरा सर्कुलर टर्न पे है तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा। आपको v की वैल्यू दी हुई है, r दिया हुआ है, v दिया हुआ है हमें 6 मीटर पर सेकेंड, r दिया हुआ है 120 मीटर, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दिया है 0.4। स्पीड जिस रेट से चेंज हो रहा है वही क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा ना। तो नेट एक्सीलरेशन चाहिए तो हम ac पहले निकाल लेंगे, v स्क्वायर बाई आर करके ना। v पता है, r पता है, तो ac आ जाएगा। 80 दिया है तो नेट एक्सीलरेशन हो जाएगा अंडर रूट में ac का स्क्वायर 80 का स्क्वायर। ठीक है, सभी को क्लियर है? ac की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.3 आ रही है ना, तो ये डाल देंगे तो वो आ जाएगा 0.5। 7 देख लो। 7 में बोला गया है, shown below are the velocity and acceleration vector for a person in different type of motion, in which case person is slowing down and turning to his right। ना, एक तो उसको अपने राइट में टर्न करना है और साथ में उसको स्लो भी होते जाना है। तो हम लोग एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में वेलोसिटी इधर है
और एक्सेलरेशन इधर है, तो इसमें केवल डायरेक्शन चेंज हो सकता है ना, 90 डिग्री पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, इसमें क्या स्पीड चेंज हो सकती है? क्या वो स्लो हो सकता है? नहीं ना, स्लो कब होगा? जब वेलोसिटी के अपोजिट में एक्सेलरेशन आए, मतलब एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इधर भी हो, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन, वेलोसिटी इधर को है, एक्सेलरेशन इधर को है, तो यहाँ पे देख लो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर को और एक इधर को। ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा? इसके मैग्नीट्यूड को कम करेगा ना, और ये वाला उसको डायरेक्शन चेंज कराएगा। अब ये डायरेक्शन चेंज कराएगा तो ये किधर को जाएगा? इधर को जब एक्सेलरेशन होगा तो वो इधर को टर्न करेगा ना। इधर को टर्न किया मतलब कौन सा डायरेक्शन हुआ? अगर देखो आप इधर को जा रहे हो तो आपका राइट इधर है, तो जब अपोजिट आ रहे होगे तो राइट इधर आ जाएगा, तो ये राइट में गया ना। समझो, ये राइट में गया, और साथ में ये जो होगा ये इसको स्पीड को कम करेगा, तो इसका मतलब ये स्लो भी हो रहा है और राइट को टर्न भी कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। हाँ, ऐसे जब आगे का सोच लोगे, ये यहाँ पे वेलोसिटी दी है और ऐसे एक्सेलरेशन दिया है, तो इस एक्सेलरेशन के कंपोनेंट निकालोगे तो एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, तो ये वाला कंपोनेंट तो स्पीड को बढ़ाएगा ना, जिधर वेलोसिटी है उधर एक्सेलरेशन आएगा तो स्पीड बढ़ेगी ना, और परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन चेंज करेगा, तो यहाँ स्पीड कम नहीं हो पा रही है ना। और टर्न भी वो किधर को करेगा? अगर इधर को एक्सेलरेशन है तो वो इधर को टर्न करेगा, स्पीड बढ़ रही है और लेफ्ट को टर्न कर रहा है। डी ऑप्शन में वेलोसिटी ऐसे दी है और एक्सेलरेशन ऐसे दिया है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक इधर आएगा ना, ये वाला स्पीड बढ़ाएगा और ये वाला टर्न करेगा, तो वो ऐसे चला जाएगा ना। यहाँ पे राइट को टर्न कर रहा है, ये राइट हुआ ना उसका, ये वाला, लेकिन स्पीड बढ़ रही है, तो डी ऑप्शन नहीं हो पाएगा फिर। सेवेंथ के बाद नाइन्थ था ना। नाइन देख लो। A body is moving in a circle at a uniform speed v. What is the magnitude of change in velocity when radius vector describes an angle theta? ना देखो, आपको ये बोला गया है कि अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, मान लो पहले वो यहाँ पे था, फिर बाद में रेडियस घूम के यहाँ आ गया, तो पार्टिकल का वेलोसिटी इधर आ गया होगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो ये v में कितने का चेंज आया हमें ये बताना है। अब देखो, अगर ये एंगल थीटा आएगा तो इनके बीच का जो एंगल आएगा वो भी थीटा आ जाएगा नहीं। देखो, ये वाला वर्टिकल लाइन है ना, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लिया है, तो ये वाले वेलोसिटी को आप यहाँ पे बना सकते हो ऐसे ना, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, यहाँ पे ये पाथ की वेलोसिटी है, तो दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। ये वर्टिकल के साथ जो एंगल आएगा वो निकालना है। ये अगर एंगल थीटा है तो हम ये बोल सकते हैं ये ऑल्टरनेट एंगल, ये भी थीटा आएगा। ये रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा आएगा ना, और ये पूरा 90 है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, तो ये वाला एंगल थीटा आएगा। मतलब V2 और V1 के बीच का एंगल कितना आ रहा है? V1 वर्टिकल में है ना अभी, यहाँ पर थीटा आ रहा है ना। अगर रेडियस देख रहे हो थीटा एंगल घूम रहा है, तो वेलोसिटी भी थीटा एंगल से घूम जा रही है, तो हमें इनके बीच का चेंज चाहिए। तो हमारे पास दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड v है और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो हमें इनका चेंज चाहिए, v2 माइनस वी चाहिए। तो हम दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व कर लो, हाफ एंगल फॉर्मूला वगैरह लगाना पड़ेगा। कॉस थीटा को हाफ एंगल फॉर्मूले से ब्रेक कर दो, तो डी ऑप्शन आ जाएगा।
ठीक है। सिक्स देखो अब, a disk initially at rest is rotated about its axis सिद्धेश अभी यहीं पे बता रहा हूँ, लिखता रहे, मुझे सॉल्व करने दे। इसमें बोला गया कि कोई डिस्क ऐसे अल्फा कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रहा है, तो पहले 2 सेकेंड में अगर वो थीटा घूमा है तो अगले 2 सेकेंड में कितना घूमेगा। और रेस्ट से शुरू हुआ है घूमना, रेस्ट से शुरू हुआ तो इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी है, 0। पहले 2 सेकेंड में कितना घूम जाएगा, पहले 2 सेकेंड में थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी हो जाएगा प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ये हमारा पहले 2 सेकेंड का रिलेशन हुआ। अगले 2 सेकेंड मतलब अगर हम सोचे पूरे 4 सेकेंड में वो कितना घूमा, पूरे 4 सेकेंड में वो कितना घूम चुका होगा, हाफ अल्फा ये। और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, वो 2 से 4 के बीच में कितना घुमा है ना। ये पूरे 4 सेकेंड का हुआ, ये पूरे 2 सेकेंड का है। तो 4 और 2 का जो डिफरेंस होगा वो 2 और 4 के बीच का आ जाएगा। तो आ जाएगा 1/अल्फा, 16 - 4 12, तो 3 अल्फा। और यहाँ पे देखो 2 अल्फा को आपने कितना बोला था, थीटा। यहाँ से 2 अल्फा आएगा, वो कितना था, थीटा ना, पहले 2 सेकेंड को थीटा बोला गया है। तो अल्फा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा/2 लिख सकते हैं ना। क्या गड़बड़ हो गया ये। अच्छा यहाँ पे 6 आएगा, 6 अल्फा आएगा। 6 अल्फा आया तो 2 अल्फा अगर थीटा है तो 6 अल्फा को 3 थीटा बोलेंगे। समझो ना, पहले 2 सेकेंड का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाला, फिर 4 सेकेंड का निकाला, फिर डिफरेंस ले लिया तो वो अगले 2 सेकेंड का हो गया। बाकी कैलकुलेशन है वो कर लो। नेक्स्ट 10th भी बताना है। टेंथ में देखो आपको बोला गया है कि कोई पार्टिकल अगर सेंटर के अबाउट एंगुलर स्पीड ओमेगा से जा रहा है तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ पे एक पॉइंट लिया गया, इसके अबाउट एंगुलर स्पीड कितनी होगी। तो ये तो अपन ने किया था ना कि अगर सेंटर के अबाउट ओमेगा है तो सरकमफेरेंस के अबाउट कितना आता है। ठीक है, 10th क्लियर है सबको।
चलो अब हम लोग सर्कुलर मोशन लास्ट टाइम कर रहे थे, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अबे सिद्धेश, तू हर बार एक बार तो बोलता ही ये नहीं समझा। तू ये बता, ये तो तुझे समझ आने का कोई सेंस ही नहीं है पूछने का। ये क्लास में मैंने पढ़ा दिया है, फिर से पूछा गया था, तू बोल रहा है कि नहीं समझा। ये क्लास में पढ़ाया गया है ना कि सेंटर के अबाउट अगर वो कोई चीज थीटा घूमेगा तो सरकमफेरेंस के अबाउट कितना घूमेगा। बता, अगर ये थीटा एंगल है तो ये कितना हुआ। नहीं, ये क्लास में पढ़ाया हुआ है ना, दोबारा पूछ दिया गया, मैंने तो बता दिया, बताना भी नहीं चाहिए था, अब फिर भी बोल रहा है नहीं समझा। सेंटर के अबाउट थीटा घुमा मतलब यहाँ के अबाउट जितनी स्पीड है उसकी यहाँ के अबाउट स्पीड आधी हो गई ना। फिर देखो, अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं सर्कुलर मोशन में हमें अब कुछ और प्रॉब्लम करने हैं। तो एक प्रॉब्लम करते हैं। सपोज एक पार्टिकल ऐसे कॉनकेव शेप के ट्रैक पे जा रहा है, एक में कॉन्वेक्स शेप के ट्रैक में जा रहा है और एक में फ्लैट रोड पे जा रहा है। तीनों में पार्टिकल की स्पीड सेम है, तीनों में वो कांस्टेंट स्पीड v से जा रहा है। तो हमें बताना है कि जब वो पॉइंट ए पे पहुंचेगा, यहाँ पे पॉइंट बी पे जब पहुंचेगा और इधर कोई भी पॉइंट सी पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स होगा एन ए, एन बी और एन सी ना, वो किस ऑर्डर में हो रहे होंगे। तो उसका ऑर्डर मैं लिख रहा हूँ, उनमें से कौन सा सही है ये बताना है। v यहाँ पे हर जगह कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। इनमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। हाँ, सेकेंड ऑप्शन। रेवती बताएगी कैसे बोल सकते हैं सेकेंड ऑप्शन। कोई बताएगा, रेवती, जिन्होंने आंसर दिया है, सुमति, यश, प्रथमेश, कोई एक्सप्लेन करेगा कैसे बोल रहे हो ये। अबे सबका माइक खराब हो गया है क्या। सर। हाँ। हाँ। तीनों इसमें तीनों मतलब पहले दो इसमें ए टेंजेंशियल 0 होगा हाँ। क्योंकि हाँ, v इज स्पीड कांस्टेंट। कांस्टेंट। हाँ। तो ए सेंट्रीपिटल v स्क्वायर बाय आर आएगा। हाँ। लेकिन ए में ए सेंट्रीपिटल ऊपर है और हाँ। बी में नीचे है। तो हाँ। मतलब ए में n इज ग्रेटर देन mg और बी हाँ। में n इज स्मॉलर देन mg। और हाँ। सी में वो दोनों बैलेंस हो जाएंगे, n वेरी इज गुड, इक्वल वेरी टू गुड। mg। हाँ, वेरी तो गुड। ऐसे फिर ऑर्डर आएगा। ठीक है। देखो, जब इसमें देखोगे तो इसमें जैसे पार्टिकल जब यहाँ आया, स्पीड तो सब में कांस्टेंट है, तो हर में केवल
सेंटीपिटल एक्सीलरेशन ही है ना, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन किसी में नहीं है। तो जब ए पे पहुंचा होगा तो फोर्सेस क्या क्या लग रहा होंगे, नीचे को mg लग रहा होगा, ऊपर को na लग रहा होगा, और यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा, सेंटर इधर है ना, तो इसका मतलब na ग्रेटर देन mg होगा तभी सेंटीपिटल फोर्स मिलेगा ना, na माइनस mg, ये सेंटीपिटल फोर्स दे रहा होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ r मान लिया, तो a पे अगर आप निकालें na की वैल्यू तो कितनी आ रही है, mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर। बी पे ऐसे ही अगर हम सोचें तो बी पे आप देख रहे हो इसका सर्कुलर ऐसा पाथ है, तो सेंटर इधर आएगा, mg नीचे लग रहा है और nb ऊपर लग रहा है, तो इस बार सेंटीपिटल नीचे है, तो इसका मतलब mg बड़ा होगा nb छोटा होगा तभी इधर सेंटीपिटल मिल पाएगा ना। तो यहाँ पे आप बोलोगे सेकेंड केस में mg माइनस nb इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। तो सेकेंड केस में देखो नॉर्मल जो है वो mg से कम आ रहा है, और थर्ड केस में तो फ्लैट रोड है तो उस पर ना तो सेंटीपिटल है ना टेंजेंशियल है, तो सीधे mg बराबर होगा ऊपर जो नॉर्मल आ रहा होगा, तो सेकेंड में तो nc बराबर है mg के। जितना ज्यादा नॉर्मल होता है उतना ज्यादा वेट फील होता है ना, तो सबसे ज्यादा वेट फील किस में हो रहा है, फर्स्ट केस में ना, फिर उसके बाद सेकेंड केस में, और फिर जाकर के थर्ड में। सबसे कम वेट हमें किस में फील होता है, अगर हमारा ट्रैक कॉन्वेक्स शेप का हो। आप देखते हो कि जो भी ब्रिज वगैरह बनाए जाते हैं वो मोस्टली इसी शेप के बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें फिर वेट कम फील होता है ना, तो टूटने के चांसेस कम होते हैं। ऐसे शेप में और ज्यादा वेट फील होता है, तो इसके टूटने का चांस ज्यादा रहेगा ना, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ आया। सेंट्रीपिटल हमेशा श्रेयस, ये जो तुम्हें लग रहा है इसके पीछे का थोड़ा रीजन बताओ कि क्यों लग रहा है, अनम्यूट करके बताओ। हेलो हेलो, हाँ श्रेयस बताओ। सर, तीनों इसमें पार्टिकल पे कुछ फोर्स नहीं लग रहा है ना ऐसे। फोर्स नहीं लग रहा है, mg और n लग रहा है ना, अगर कोई चीज सर्कुलर ट्रैक पे है। हाँ, तो वो दोनों बैलेंस कर जाएंगे ना एक दूसरे नहीं, को। सर्कुलर ट्रैक पे एक्सेलरेशन जीरो होता है अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, या फिर कोई एक्सेलरेशन होता है, होता है। तो फिर हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं, जब सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है तो इधर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, फोर्स से ही आएगा ना, नेट फोर्स हाँ जब इधर होगा तभी आएगा ना। हाँ सर। ठीक है, समझ आ गया। हाँ सर। नोट हो गया होगा ना सबका। सपोज ये कोई एक टेबल है, हॉरिजॉन्टल टेबल है, जो कि अपने सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा है इसके अबाउट रोटेट कर सकता है। यहाँ पे हमने टेबल पे एक ब्लॉक रख दिया जिसकी डिस्टेंस r है, इसका मास m है। तो आपको बताना है कि अगर यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो आपको बताना है कि हम मैक्सिमम कितने ओमेगा से टेबल को घुमा सकते हैं, सो दैट कि ब्लॉक जो होगा वो टेबल के साथ साथ रोटेट करेगा। फाइंड मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ऑफ टेबल so that block will rotate with table। ओमेगा को कांस्टेंट रखना है, एक मैक्सिमम कितने कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घुमा सकते हैं।
टी क्या लिखा है तूने श्रेयस? अच्छा रूट में, ओके। म्यू जी बाई आर, हाँ ठीक है। देखो हम लोग क्या क्या सोचेंगे, हम यहाँ पे ये सोचेंगे कि ये जो घूमेगा वो कुछ ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होगा, तो इसको कोई भी टाइम पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है ना, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है ना, तो ये भी एक कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा होगा। तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा होगा, यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वही दे सकते हैं ना सेंट्रीपिटल फोर्स, और कोई फोर्स है हॉरिजॉन्टल में? mg तो नीचे को लग रहा होगा, नॉर्मल ऊपर को लग रहा होगा, और ये जो होगा फ्रिक्शन ये सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा। तो हम बोलेंगे कि n बराबर है यहाँ पे mg के, और फ्रिक्शन होगा वो mg सेंट्रीपिटल दे रहा है, मतलब एम आर ओमेगा स्क्वायर। फिर हमें पता है कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो लिमिट के अंदर लगना चाहिए, लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अभी कितनी है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, और लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, म्यू इनटू एन, एन मतलब एम जी। तो इससे ओमेगा की वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल टू म्यू जी बाय आर ना, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ओमेगा ना, मैक्सिमम कितना हो सकता है ओमेगा अंडर रूट म्यू जी बाय आर। आप यहां से भी कर सकते थे ना, जब एफ की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी उस टाइम का जो ओमेगा आएगा वही मैक्सिमम होगा, तो यहाँ एफ की वैल्यू डाल देते म्यू एम जी, तो उससे भी वही ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सबको समझ आया क्या क्या हुआ है? समझ आया बच्चों? अब देखो यहाँ पे हम टेबल को एक कांस्टेंट ओमेगा से घुमा रहे हैं। अब अगर हम ऐसा क्वेश्चन दे दें इसी में कि टेबल को हमने रेस्ट से शुरू किया घुमाना, इस पे एक ब्लॉक रख दिया है, ये हमने टेबल का टॉप व्यू बना रहे हैं ना, टेबल का टॉप व्यू बना रहे हैं, ये हमने एक ब्लॉक रखा है आर डिस्टेंस पर, तो ना ये टेबल का हमने टॉप व्यू बनाया हुआ है ना, तो इसमें ग्रेविटी जो होगा वो अंदर को लग रहा होगा ना, उसका वेट अंदर को लग रहा होगा, नॉर्मल बाहर को लग रहा होगा, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और ये रेस्ट से घूमना शुरू किया टेबल। तो हमें बताना है कि कितने टाइम बाद जाकर के ये ब्लॉक स्लिप हो जाएगा, अगर एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है। अगर ओमेगा लगातार बढ़ता जाएगा तो क्या हमेशा वो साथ साथ घूम पाएगा ना कभी तो स्लिपिंग होगी ना। तो हमें बताना है इफ टेबल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with angular acceleration alpha, then find time when clock will slip.
सॉल्व करें? देखो यहाँ पे अगर ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से घूम रहा है तो पार्टिकल का भी एक्सीलरेशन अल्फा होगा ना, ब्लॉक का भी। टेबल की स्पीड बढ़ेगी तो टेबल पे जो ब्लॉक रखा है उसकी भी एंगुलर स्पीड बढ़ेगी ना, तो ब्लॉक का भी एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा हुआ ना। तो ये ब्लॉक यहाँ पे सर्कुलर पाथ पे ऐसे एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से चलेगा। और कोई भी टाइम पे आप देखोगे तो इस पे एक तो आर ओमेगा स्क्वायर इधर को एक्सेलरेशन होगा और साथ में एक आर अल्फा इधर को होगा। तो ये जो आर अल्फा और आर ओमेगा स्क्वायर ये कहाँ से आएगा एक्सेलरेशन? जब फोर्स मिलेगा तभी ना, इधर को एम आर अल्फा फोर्स लगेगा, इधर एम आर ओमेगा स्क्वायर। टेबल पे जो भी हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगेगा वो सब फोर्स कहाँ से आएगा? टेबल पर हॉरिजॉन्टल में जो भी फोर्स लगेगा वो सारा का सारा फोर्स कहाँ से आएगा? mg तो अंदर को लग रहा है, n बाहर को लग रहा है, हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स तो सब टेबल ही देगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा? इन दो वेक्टर का एडिशन जो होगा वो टोटल फ्रिक्शन फोर्स होगा ना। टोटल फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो एम आर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर और एम आर अल्फा का स्क्वायर, ये टोटल फ्रिक्शन फोर्स जो है इसके बराबर होगा। और फ्रिक्शन फोर्स और ओमेगा की वैल्यू आप कितनी डाल सकते हो? ओमेगा नॉट 0 है अल्फा टी ना, तो यहाँ पे हम अल्फा टी डाल देंगे ओमेगा की जगह। कोई भी टी टाइम पर फ्रिक्शन फोर्स की ये वैल्यू आएगी एम आर अल्फा टी का स्क्वायर प्लस एम आर अल्फा का स्क्वायर। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा ना, और जिस टाइम पे ये फ्रिक्शन फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा ना, मतलब म्यू एम जी पर, तो उसके बाद क्या होगा? उसके अगले इंस्टेंट पे स्लिपिंग हो जाएगी, क्योंकि उससे ज्यादा और फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकता ना। जब टाइम यहाँ पे एफ की वैल्यू हम म्यू एम जी डालेंगे तो उससे जो टाइम आएगा उस टाइम पे क्या होगा? स्लिपिंग शुरू होगी ना, क्योंकि उसके बाद और फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ हम एफ की वैल्यू डाल देते हैं म्यू एम जी, यहाँ पे एम आर कॉमन कर लो, अंदर बचेगा अल्फा इसके पावर 4 ना, यहाँ अल्फा स्क्वायर है फिर स्क्वायर है तो अल्फा की पावर 4 टी के पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर। तो एम एम कट गया, यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया अल्फा के पावर 4 टी के पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर। अब इससे टी की वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लेंगे ना। टी की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर सिद्धेश यार कब वेक्टर वगैरह यूज करना सीखोगे? अगर आपके पास एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है और इनका नेट निकालना है तो नेट कितना आएगा अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पर है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 90 डिग्री है तो ये जीरो हो जाएगा ना। तो नेट कितना आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप बेसिक्स नहीं अप्लाई करोगे तो कैसे हम लोग समझा पाएंगे ना। अब इसको अल्फा के पावर 4 से डिवाइड कर दो। इसमें तो किसी को और को डाउट नहीं हुआ होगा ना कि अगर दो फोर्सेस हैं इधर को और इधर को तो उनका नेट कितना होगा ना। ये 90 डिग्री पे अगर दो फोर्सेस हैं तो उनका नेट कितना होगा? अल्फा के पावर 4 से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर अल्फा के पावर 4 माइनस 1 अपॉन में अल्फा स्क्वायर। ये हमारा टाइम आ जाएगा, सॉरी ये हमारा टी के पावर 4 की वैल्यू आई ना। तो टाइम के लिए फिर
4 को जब हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे देखो सभी ये मिस्टेक करते हैं, तुरंत हम लोग यही सोचते हैं कि बस सेंट्रीपिटल फोर्स देगा फ्रिक्शन। इस क्वेश्चन में देखो ये मिस्टेक सभी करते हैं, बट ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल भी देगा, टेंजेंशियल भी देगा, क्योंकि टेबल पे जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा वो सब टेबल ही दे सकता है ना। टेबल मतलब फ्रिक्शन। जब एफ की वैल्यू एफ एल से ज्यादा हो जाएगी तो फिर ये स्लिप होने लगेगा, टेबल पे स्लिप होने लगेगा, मतलब ये साथ साथ नहीं जा पाएगा। फिर अगर टेबल फास्ट इसके नीचे से फास्ट निकल रहा होगा, ये स्लो जा रहा होगा, और सर्कुलर पाथ फिर मेंटेन भी नहीं रख पाएगा, धीमे धीमे बाहर को मूव करने लग जाएगा। ये धीमे धीमे ऐसे जा करके कहीं बाहर गिर जाएगा। देखो यहाँ पे t के पावर 4 की वैल्यू निकाली गई है, फिर पावर को जब हम दूसरे साइड ले जाते हैं तो पावर 1/4 हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन करो ना, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर इससे डिवाइड कर दिया गया है। अल्फा के पावर 4 से डिवाइड किया गया है, तो यहाँ अल्फा के पावर 4 आएगा, यहाँ 1/α² आएगा। ठीक है, नोट हो गया। हाँ सेम आएगा, सेम आएगा सोनाली। यहाँ पे जो नॉर्मल आया है इसमें वेइंग मशीन से मेजर करोगे तो ये एन बताएगा ना, तो ये वाला ज्यादा आएगा, यहाँ कम आएगा, सेम चीज आएगी। ऐसा मजाक थोड़ी करेंगे तेरे साथ कि आएगा कुछ और हम लोग सॉल्व कुछ करेंगे। जो पढ़ रहे हैं वही आएगा, जो भी आप निकालोगे तो। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं। आपने देखो एक सर्कस वगैरह में देखा होगा डेथ वेल, मौत का कुआं। इसमें देखो क्या होता है, ऐसे, हाँ बाइक वाला ना, ऐसे रहता है। इसमें कोई बाइक वाला अपना चिंटू होगा, वो बाइक चला रहा है। हाँ, तो वो अगर यहाँ पे ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है, तो हमें ये निकालना है कि हमें कितना यहाँ पे स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा कि वो सर्कल सर्कल में ऐसे घूमता रहे, नीचे ना गिरे ना। यहाँ का ये इसका रेडियस कुछ आर है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड वॉल म्यू है। थोड़ा टिल्टेड होता है श्रेयस, बट अपन तो पढ़ रहे हैं ना, अपन पढ़ने के टाइम सारी चीजें एकदम आइडियल ले लेते हैं। थोड़ा टिल्टेड होता है, नहीं तो उसको स्टार्ट करते नहीं आएगा। थोड़ा टिल्टेड होता है तभी वो स्टार्ट कर पाता है।
है। तो हम यहाँ पे उसकी स्पीड निकालना है कि कम से कम उसको क्या स्पीड रखनी चाहिए सो दैट कि वो नीचे न गिरे। पर्सन का मास कुछ m ले लो, m तो वैसे कट जाएगा, म्यू दिया है, r दिया है, इन सब के टर्म में निकालना है। शायद वही आता है, चेक करते हैं अभी। देखो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या क्या करेंगे। यहाँ पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, एक तो वॉल से नॉर्मल लग रहा होगा ऐसे, नीचे को mg लग रहा होगा, और अगर ये वॉल पे नीचे नहीं जा रहा है तो ऊपर को फोर्स आएगा। वॉल के लॉन्ग जो फोर्स होगा उसको क्या बोलोगे यहाँ, फ्रिक्शन। सरफेस के लॉन्ग जो फोर्स लगता है वो कौन सा होता है, फ्रिक्शन होगा। अब यहाँ पे देखो फ्रिक्शन ने वेट को बैलेंस कर रखा है, और यहाँ पे एन जो है वो सेंटीपिटल फोर्स दे रहा होगा ना। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एन जो बराबर है वो बराबर है एम वी स्क्वायर बाई आर, और फ्रिक्शन बराबर है एम जी के। फिर हमें पता है कि हमेशा जो एफ लगता है वो लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू लग रहा होगा ना। फ्रिक्शन जो लग रहा होगा वो लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू होगा। अब इनकी वैल्यू डाल दो, एफ की वैल्यू अभी कितनी है, एम जी। लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, म्यू इंटू एन, एन कितना आया है अभी, एम वी स्क्वायर बाई आर। जितना ज्यादा आप स्पीड बढ़ाओगे उतना ज्यादा एन आएगा, और एन आएगा तो उतना ज्यादा फिर फ्रिक्शन मिलेगा आपको। फ्रिक्शन को ही रोकना है इसको नीचे गिरने से, तो इसलिए आपको एक स्पीड तो चाहिए ही चाहिए ना। स्पीड जीरो कर दोगे एन जीरो हो जाएगा, तुरंत वो नीचे गिर जाएगा ना, स्पीड की वजह से ही एन आएगा। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो जी आर बाय म्यू का अंडर रूट, कम से कम इतनी स्पीड चाहिए या इससे ज्यादा चाहिए, तब जाकर के वो बचा रहेगा। ज्यादा होने से कोई दिक्कत नहीं है, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो वो खुद सेल्फ एडजस्टिंग है ना, वो ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन कम हो जाएगा तो नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पे हमारा v की मिनिमम वैल्यू आ गई हाँ श्रेयस, फिजिक्स इन डेली लाइफ। नोट हो जाए तो बोल देना। भावेश तेरे लिए नहीं बोला जा रहा है, बाइक वाले के डेली लाइफ की बात चल रही है। बाइक वाला तो डेली करता होगा ना, तू तो डेली क्या कभी नहीं करता। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं, सर्कुलर टर्निंग, जो भावेश भी डेली करता है। रोड पे टर्न करना, कोई सर्कुलर टर्न आ जाए तो
ना। अब देखो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं सर्कुलर टर्न। सर्कुलर टर्न में देखो हम दो टाइप के केस पढ़ेंगे। एक जब रोड एकदम हॉरिजेंटल होगा और एक में रोड थोड़ा सा टिल्टेड होगा ना, उसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो पहले हम लोग हॉरिजेंटल सर्कुलर टर्न देख रहे हैं ना, हॉरिजेंटल रोड पर हम टर्न कर रहे हैं। अगर रोड हमारा एकदम हॉरिजेंटल है और वो कहीं पे ऐसे टर्न हुआ है तो और उससे पहले देखो एक चीज और आपको बता दूं कि जब भी कोई आप बाइक वगैरह चलाते हो, कार वगैरह चलती है, तो वहां पे व्हील्स होते हैं, वो व्हील ऐसे घूमते हैं। तो ये व्हील घूमते हैं तो इनका जो नीचे वाला पॉइंट होता है वो रोड के साथ रेस्ट पे रहता है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगता है वो स्टैटिक लगता है ना, क्योंकि नीचे वाला पॉइंट रेस्ट पे रहता है। सेंटर तो आगे जा रहा होता है लेकिन ये रेस्ट पे रहता है। आप ऐसे इमेजिन करो जैसे एक आपने स्क्वायर लिया, उसके नीचे वाले पॉइंट को फ्रिक्शन सफिशियंट है तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, आप इसके अबाउट बार बार रोल करा करा करके वो आगे बढ़ा रहे हो ना। अगर फ्रिक्शन सफिशियंट और आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, वो आगे वाले पॉइंट के अबाउट टिल्ट हो करके आगे बढ़ेगा बार बार। समझो ना, अगर फ्रिक्शन सफिशियंट है तो यही चीज यहाँ पे भी हो रही है ना, नीचे वाले पॉइंट के अबाउट वो बार बार आगे बढ़ता है ना। अब यहाँ पे मान लो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एजेज है, तो हर एक नीचे वाले पॉइंट के अबाउट वो बार बार ऐसे रोटेट होता हुआ आगे बढ़ता है ना। तो नीचे वाला पॉइंट जब आप रोल करके जा रहे होते हो, रोल करके मतलब नॉर्मल जो आप रोड पे चलते हो जब कार या बाइक चलाते हो, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। लेकिन अचानक से ब्रेक लगा दो, जब ब्रेक लगा दो तो क्या होता है, ये व्हील जो होता है रोड घूमना बंद कर देता है, केवल स्पीड रहती है, तो स्किड करता हुआ आगे जाता है, रोड पे निशान बन जाता है। उस टाइम पे फ्रिक्शन जो लगता है वो काइनेटिक लगता है ना। जब आप अचानक से ब्रेक लगाते हो तेजी से, तो उस टाइम वाला जो फ्रिक्शन होता है वो काइनेटिक होता है। तब आप देखोगे एकदम स्लिपिंग का निशान बन जाएगा। अदरवाइज रोड पे कोई निशान नहीं बनता ना, एकदम वो नीचे वाला पॉइंट रेस्ट पे रहता है। ये वाला जो सारा कॉन्सेप्ट है, ये अभी आपको समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो हम लोग याद कर लेंगे। ये हम लोग रोटेशन करके चैप्टर आएगा आगे, वहां पे अच्छे से पढ़ेंगे ना। वो इतना सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है कि तुरंत थोड़ी देर में समझा पाऊंगा ना, थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में। नहीं प्रथम नहीं, ये आप अभी ध्यान रखो कि अगर आपने स्लिप नहीं किया है रोड पे ना, नॉर्मल जो व्हील रोल करके जाता है ना, नॉर्मली जब आप चलते हो तो व्हील रोल करता रहता है। रोलिंग के टाइम पे हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है ना, और जब स्लिप होगे तब काइनेटिक लगेगा। इतना अभी आप याद कर लो ना। रोल करना मतलब नीचे वाला पॉइंट रोड पे रेस्ट पे दिखेगा हमेशा ना, व्हील घूमता रहेगा लेकिन नीचे वाला पॉइंट रेस्ट पे रहेगा। यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है ना, व्हील जो होता है वो आगे को वी से जा रहा होता है, साथ में ऐसे घूम भी रहा होता है। तो घूमने की वजह से ये पॉइंट पीछे को जा रहा है, और ये वी स्पीड से सेंटर आगे जा रहा है, तो उसकी वजह से ये आगे भी जा रहा है, तो दोनों का नेट मिला के इसकी स्पीड 0 हो जाती है? ऐसे घूम भी रहा है और साथ में आगे भी जा रहा है, तो नीचे वाला पॉइंट रेस्ट पे आ जाता है। अब ज्यादा मैं अभी नहीं समझाऊंगा, अभी बस आपको याद करना है कि रोलिंग के टाइम पे स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लिपिंग के टाइम पर काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये वाला पार्ट आप याद कर लोगे ना। तो रोलिंग हो रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्लिपिंग होगा जब व्हील्स स्लिप करेंगे तो काइनेटिक आएगा। व्हील्स जो होते हैं वो थोड़ा अलग टाइप से बिहेव करते हैं नॉर्मल ब्लॉक के कंपैरिजन में, तो व्हील के लिए आपको ये चीज याद रखनी है। अब देखो मान लो कोई बाइक वाला या कार वाला है ना, उसका हम लोग टॉप व्यू देख रहे हैं, वो ऐसे जा रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो इसको रोड पे केवल कौन सा फोर्स चाहिए, हॉरिजॉन्टल रोड पे अगर उसको टर्न करना है सर्कुलर टर्न पे ना, तो उसको एक इधर को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा ना। हॉरिजॉन्टल रोड पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे सकता है, जो ग्राउंड रोड से फ्रिक्शन आएगा। तो हॉरिजॉन्टल रोड पे आप क्या बोलोगे, ये वाला पार्ट नोट हो गया ना, ये मैं रब कर रहा हूं।
तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? हॉरिजॉन्टल लोड पे फ्रिक्शन। तो हम बोलेंगे यहाँ F बराबर होगा mv²/r, जहाँ r इसका रोड का जो भी रेडियस होगा, एक एवरेज रेडियस ले लेंगे ना। अगर आप अचानक से ये फ्रिक्शन खत्म हो जाए और आप टर्न पे जा रहे हो तो आप स्लिप करके टेंजेंशियली जाके एक्सीडेंट हो जाएगा। फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना टर्निंग पे। अगर यहाँ वाटर वगैरह गिरा होता है तो अचानक से फ्रिक्शन कम हो जाता है ना, तो आप स्लिप कर जाते हो। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे फ्रिक्शन बढ़ेगा ना। अब आपको पता है कि कोई भी रोड पे फ्रिक्शन लगने की भी एक लिमिट होगी। स्टैटिक फ्रिक्शन है तो एक लिमिट में ही लगेगा। तो आप स्पीड भी मतलब एक लिमिट में ही बढ़ा सकते हो। टर्न पे अगर आपने ज्यादा स्पीड बढ़ाई तो फिर आप स्लिप हो जाओगे। तो अगर हमें मान लो निकालना है कि मैक्सिमम कितनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ को लिखेंगे लेस देन इक्वल टू होना चाहिए लिमिटिंग वैल्यू। अभी एफ लग कितना रहा है? mv²/r। लग कितना सकता है? म्यू इंटू एन। हॉरिजॉन्टल लोड पे एन किसके बराबर होगा? mg अंदर को लग रहा होगा, एन बाहर को ना। ये टॉप व्यू बनाया है ना हमने हॉरिजॉन्टल लोड का। तो म्यू इंटू एन, एन मतलब mg। तो एम एम कट जाएगा, v की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन इक्वल टू आनी चाहिए म्यू आर जी ना। हॉरिजॉन्टल लोड पे आप अगर आपने एक इतनी स्पीड से जा रहे हो या इससे कम स्पीड से जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज्यादा स्पीड की तो आप स्लिप हो जाओगे ना। रोड वगैरह पे आप देखते हो स्पीड लिमिट लिखी रहती है ना। तो वो सब इसी इन्हीं सब रीजन से लिखी रहती है कि हर जगह एक लिमिटेड फ्रिक्शन रहता है, तो उस हिसाब से टर्न करना है आपको। समझ आया कुछ क्या बोल रहा हूँ? ये नोट कर लो। अभी हमने हॉरिजॉन्टल रोड पे टर्न करना देखा ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अगर रोड को थोड़ा टिल्ट कर दिया जाए, थोड़ा वो इंक्लाइन हो। हाँ, इंक्लाइन करने से थोड़ा फायदा हो जाता है ना, थोड़ा हम स्पीड और बढ़ा लेते हैं। देखो जो रेसिंग ट्रैक वगैरह रहते हैं वो थोड़े टिल्टेड रहते हैं। रेसिंग ट्रैक एकदम हॉरिजॉन्टल नहीं होते। नोट हो गया है? यहाँ पे फर्स्ट केस डाल देना, हॉरिजॉन्टल लोड पे अभी हमने टर्न देखा ना। ये हमने रोड का टॉप व्यू बनाया था ना। टॉप व्यू में mg जो होगा वो अंदर को लगता दिखेगा, अंदर वाले को क्रॉस से दिखाते हैं, और n ऊपर को लगता दिखेगा, उसको ऐसे डॉट से दिखाते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं बैंकिंग ऑफ रोड। रोड जब टिल्टेड होता है तो हम उसको बोलते हैं वो बैंक हो गया है ना, बैंकिंग बोलते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड में क्या है, रोड को हमने थोड़ा सा टिल्टेड बनाया है। ये बाहर वाला जो रोड का पार्ट है उसको थोड़ा ऊपर उठा दिया गया है।
एक लिमिट तक ही डायग्राम यहाँ पे बन पाएगा ना, आपको बाकी इमेजिन करना पड़ेगा कि रोड टिल्टेड है। तो अब यहाँ पे जब कार जा रही होगी तो उस पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे होंगे ना। अब ये साइड व्यू एक तरह से समझ लो बना रहे हैं, mg है, रोड से नॉर्मल आ रहा होगा। अब इस नॉर्मल का जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट होगा n cos थीटा, वो mg को संभालता है ना, और ये वाला कंपोनेंट उसको सेंटीपिटल फोर्स दे रहा होगा। अभी हम लोग चाह रहे हैं कि बिना फ्रिक्शन के टर्न कर जाएं, तो n sin थीटा की वजह से अगर हम टर्न कर रहे हैं तो ये सेंटीपिटल फोर्स दे रहा होगा। जब ये नहीं दे पाएगा तब फ्रिक्शन का रोल आएगा ना। रोड का मान लो रेडियस कुछ r है, एवरेज रोड का कुछ रेडियस r है, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या इक्वेशन लिखेंगे, n sin थीटा mv स्क्वायर बाई r होगा, और n cos थीटा वेट को बैलेंस कर रहा होगा। ये इमेजिन हो पा रहा है? एक टिल्टेड रोड इमेजिन करो आप, तो उस पे फोर्सेस देखो कैसे लग रहे होंगे, mg नीचे को लग रहा होगा, n ऐसे 90 डिग्री पे इधर को लग रहा होगा, और उसका कंपोनेंट लो तो ये बैलेंस होते दिखेंगे, ये सेंटीपिटल फोर्स दे रहा होगा ना। अभी हम लोग देखो देखो यहाँ n तो रहेगा ही रहेगा ना, तो अभी हम केवल चाह रहे हैं कि अगर n का यूज करके केवल अगर हम टर्न कर रहे हैं तो कितनी स्पीड से जाएंगे। यहाँ पे अभी हम लोग बाय n केवल जा रहे हैं। अभी फ्रिक्शन कब आएगा वो भी बताता हूं ना, पहले भी ये नोट कर लो। फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग है ना, जरूरत नहीं है तो नहीं आएगा, अगर n से काम चल रहा है तो फ्रिक्शन नहीं आएगा। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा v स्क्वायर बाई आर जी, तो v इक्वल टू आ जाएगा रूट आर जी tan थीटा। मतलब अगर रोड थीटा एंगल पे बैंक है तो मतलब वो इतनी स्पीड के लिए बैंक किया गया है, इस स्पीड से अगर आप जाओगे तो बिना फ्रिक्शन का हेल्प लिए आप टर्न कर जाओगे ना। अगर आप एक इतनी स्पीड से जा रहे हो, क्वेश्चन में अक्सर आपको बोला जाएगा कि रोड इज बैंक फॉर दिस मच स्पीड, तो मतलब ये स्पीड होगी अंडर रूट आर जी tan थीटा। इस स्पीड से जाओगे तो यहाँ पे अभी फ्रिक्शन फोर्स 0 होगा, यहाँ बिना फ्रिक्शन के आप टर्न कर जाओगे। लेकिन अगर आपने v बढ़ाया, इससे ज्यादा किया या इससे कम किया, तो फिर फ्रिक्शन आने लग जाएगा, क्योंकि नॉर्मल भी एक लिमिट तक ही दे सकता है ना सेंटीपिटल फोर्स। इससे ज्यादा आप स्पीड बढ़ाओगे तो फिर नॉर्मल से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखो हमने टर्न किया तो केवल नॉर्मल का यूज करके किया, पिछले केस में टर्न किया तो केवल फ्रिक्शन का यूज करके किया। अब हम लोग अगला केस देखेंगे जहां पे फ्रिक्शन और नॉर्मल दोनों आएंगे। सिद्धेश ये याद कर लो, जब केवल n का यूज करके हम टर्न कर रहे हैं मतलब फ्रिक्शन 0 है। पूरा अभी मुझे समझाने दो ना, अभी और समझाना है। अब देखो अगर आपने स्पीड बढ़ाई, अगर आपने स्पीड जो है बढ़ाने लग गए, अगर स्पीड बढ़ाओगे तो इधर इसको बढ़ना पड़ेगा। अब अगर ये बढ़ेगा तो थीटा तो नहीं बढ़ सकता, रोड का इंक्लिनेशन तो फिक्स है। अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो एन को बढ़ना पड़ता है, अब एन बढ़ेगा तो यहाँ पे भी एन बढ़ेगा, तो इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स बढ़ेगा, तो ये कार किधर जाने लग जाएगी, कार ऊपर को उठने लगेगी, ऊपर को उठने लगे बाहर मतलब बाहर को जाने लगेगी ना। यहाँ पर जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे तो ये कार बाहर को जाती है ना,
इनर सर्कल की तरफ नहीं, बाहर वाले सर्कल की तरफ आउटवर्ड जाने लगती है। जब आप स्पीड ज्यादा करोगे तो आउटवर्ड जाएगी, तो जब ये ऊपर जाने की टेंडेंसी आएगी तो फ्रिक्शन यहाँ नीचे को लगेगा और वो रोकेगा उसको ना। तो इसका मतलब क्या है, जब रोड पर आप स्पीड बढ़ा दोगे, अब हम लोग नेक्स्ट देखो निकालने जा रहे हैं मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार ना। रोड पे मैक्सिमम स्पीड ऑफ कितनी हो सकती थी, तो ये ऐसे था, जब स्पीड आपने बढ़ाई तो एन तो अब भी ऐसे 90 डिग्री पे लग रहा होगा, mg नीचे को लग रहा होगा। अब ये इधर जाना चाह रहा है बाहर को, मतलब ऊपर के साइड में, तो यहाँ पे फ्रिक्शन नीचे को लगेगा ना, तभी वो उसको रोक पाएगा ना। ऐसा नहीं कि स्पीड बढ़ाते ही आप तुरंत स्लिप हो जाओगे ना, फ्रिक्शन है वो रोक लेगा, थोड़ी देर तक फ्रिक्शन संभाल लेगा। ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आएगा, तो एन का इधर कंपोनेंट एन कॉस थीटा, इधर एन साइन थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये ऑल्टरनेट एंगल थीटा आएगा, तो एफ का इधर कंपोनेंट आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और एफ का इधर आ जाएगा एफ साइन थीटा। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, एन कॉस थीटा से ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं और ये दोनों मिल के सेंटीपिटल फोर्स दे रहे हैं ना। तो देख रहे हो, जब आपने स्पीड बढ़ाई तो एफ भी आ गया सेंटीपिटल देने के लिए ना। अकेला अब एन नहीं दे पाएगा, जब आप स्पीड बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन का कंपोनेंट भी आएगा, वो मिलके सेंटीपिटल देंगे ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा बराबर होगा mv² / r, और दूसरा एन कॉस थीटा बराबर होगा mg प्लस एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे हम देखो क्या कर सकते हैं, 1 मिनट सार्थक ना, ये थोड़ा कर लेने दे फिर दिखाता हूँ उधर। तो ये हमारा एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू mg आ गया। ठीक है, ये समझो। अब देखो यहाँ पे जब आप स्पीड बढ़ाओगे तो ये एफ बढ़ता जाएगा ना, स्पीड बढ़ाओगे तो यहाँ पे एफ बढ़ेगा, तो जब आप मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच जाओगे तो एफ भी बढ़ के मैक्सिमम हो चुका होगा। उससे ज्यादा स्पीड बढ़ाई तो फिर वो फ्रिक्शन भी रोक नहीं पाएगा ना, फिर आप स्लिप होकर के गिरना ही गिरना है। तो अगर आपको मैक्सिमम स्पीड चाहिए तो यहाँ एफ को कितना डाल दोगे, मैक्सिमम वैल्यू, एफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, म्यू इंटू एन ना। तो जिस टाइम पे v की वैल्यू v मैक्स लिखोगे, उस टाइम पर f की वैल्यू f मैक्स लिखोगे। f मैक्स कितना होगा, म्यू इंटू एन। तो ये हम लोग डाल देते हैं यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, n साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा। इक्वेशन 1 में डाल रहे हैं ना, इक्वेशन 1 में डाल रहे हैं ना, यहाँ पे डाल दिया है f की जगह पर ये म्यू एन कॉस थीटा बराबर हो जाएगा m, ये अब हम लोग v की मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, एम वी मैक्स स्क्वायर बाई आर, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी n कॉस थीटा माइनस, यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में f की जगह ये डालेंगे, यहाँ पे म्यू इंटू एन साइन थीटा इक्वल टू mg। ये इक्वेशन 1 और 2 को ही फिर से लिख लिया ना, और इनको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसको मान लो 3 बोल देते हैं, इसको 4 बोल देते हैं, तो इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे आ जाएगा v मैक्स का स्क्वायर बाय आर जी इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा ना। फिर हम लोग आर जी को इस साइड ले आएंगे, मैं लिख देता हूँ फिर अभी टाइम दूंगा लिखने को। तो v मैक्स इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा
ये हमारी मैक्सिमम स्पीड आ गई है। इससे ज्यादा स्पीड पर फ्रिक्शन भी रोक नहीं पाएगा। अब ये नोट कर लो। इधर का भी लिखना है क्या? नहीं नहीं आदित्य, आप जो मैंने अभी मैक्सिमम वैल्यू लिखी है ना, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। मैं भी बताता हूँ आपको कैसे याद करना है। वो सिंपल होता है, आपको याद रहेगा, टेंशन नहीं लो। मैं अभी समझाता हूँ कैसे याद रहेगा वो। अभी मिनिमम भी निकाल लेते हैं, फिर आप एक साथ ही सबको याद करा देंगे। हाँ प्रथम, बस ऊपर जो प्लस माइनस आया है वो माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाएगा, बाकी सेम ही रहेगा। नहीं नहीं भावेश, रनिंग में भी बोल ही सकते हो, लगते हैं वहां पर भी। बट इतना कार के इतना रनिंग आप करोगे नहीं ना, आपकी स्पीड रनिंग में तो नॉर्मल ही रहेगी, तो वहां इतनी कोई दिक्कत होती नहीं है। हाँ प्रणव, जब हम वॉक करते हैं तो हमारे पैरों पे देखो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। अगर आप नॉर्मल इंसानों की तरह वॉक करोगे, तो जब वॉक करते हो तो एक पैर जमीन पे रहता है, दूसरा हवा में। जो जमीन पे रहता है वो रेस्ट पे रहता है ना। अगर मून वॉक कर रहे हो तो अलग बात है। मून वॉक पता होगा ना, उस टाइम पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। नॉर्मल इंसानों की तरह वॉक करोगे तो उसमें स्टैटिक ही फ्रिक्शन लगेगा। श्रेयस, दोनों हवा में रखने के लिए टैलेंट चाहिए होगा। उसमें फिर फ्रिक्शन तो सब बंद हो जाएगा, बस हम लोग नीचे जमीन पे गिर जाएंगे। पूरी बॉडी पे फ्रिक्शन लग रहा होगा। नहीं नहीं पार्थ, वो सब थोड़ी आएगा। जंप करते वक्त एन जीरो रहता है ना, एन जीरो तो फ्रिक्शन भी जीरो। नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं मिनिमम स्पीड ऑफ कार ना। टर्न पे मिनिमम कितनी स्पीड होनी चाहिए ना। मिनिमम स्पीड की बात देखो वहां पे होती है
जहां बहुत हिली एरिया है, बहुत ज्यादा टिल्टेड है रोड, तो नॉर्मल आप कार रख रहे हो तो कार स्लिप करके नीचे चली जा रही है, वहां पे मिनिमम स्पीड की बात आएगी। नहीं तो नॉर्मल तो रोड पे खड़े हो तो कार थोड़ी गिर जाती है नीचे। नॉर्मल रोड की बात नहीं हो रही, ज्यादा हिली एरिया में टिल्टेड रोड की बात हो रही है यहाँ पर ना। अब देखो, अगर आप स्पीड कम करने लगोगे, जैसे यहाँ पे हमने देखा, अगर आपकी स्पीड कम होगी तो एन कम होगा, एन कम होगा तो ऊपर वाला फोर्स कम होगा, तो इसमें नीचे जाने की टेंडेंसी आती है। ऐसे तो नहीं जा सकता, इधर जाने लगेगा ना। मतलब कोई चीज को बस आप रख दो, रेस्ट पे रख दो ना, एकदम स्पीड नहीं है तो इधर जाएगा, तो फ्रिक्शन इधर आएगा। तो स्पीड जब बहुत कम होती है तो उसमें नीचे जाने की टेंडेंसी होती है, तो उस टाइम पर फ्रिक्शन ऊपर लगता है। तो पहले तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये कंडीशन कब आई, जब v ग्रेटर देन आर जी टेन थीटा था, हाँ तब आई। अगर आर जी टेन थीटा होता तो फ्रिक्शन आता ही नहीं। और अगर आपकी v कम है आर जी टेन थीटा से, तो उस टाइम पे आप नीचे जाने की टेंडेंसी आएगी कार में। जब नीचे जाने की टेंडेंसी आएगी तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, अब ऊपर को लग रहा होगा। एम जी अब भी वर्टिकल में लगेगा, एन इधर को लग रहा होगा, ये एंगल थीटा आ रहा होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो एन का इधर कंपोनेंट वर्टिकल में एन कॉस थीटा, इधर को एन साइन थीटा। फिर फ्रिक्शन को देखेंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा आएगा, तो एफ का इधर कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और एफ का ऊपर का कंपोनेंट एफ साइन थीटा। तो अब क्या और होगा, यहाँ पे एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा का जो नेट आएगा वो सेंटीपिटल फोर्स देगा ना। तो सेंटीपिटल फोर्स अब कितना हो जाएगा, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। और इन दोनों का जो वर्टिकल फोर्स है वो एम जी से बैलेंस हो रहा होगा, तो एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा बराबर एम जी आ जाएगा। अब देखो, अगर आप स्पीड को कम करोगे ना, स्पीड को अगर आप कम करोगे तो यहाँ पे ये फ्रिक्शन बढ़ेगा ना, क्योंकि डिफरेंस में सब्ट्रैक्ट करने वाला पार्ट अगर बढ़ेगा तभी ये पूरी वैल्यू कम होगी ना। तो अगर आप स्पीड कम करते जाओगे तो ये वाला पार्ट बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कितना जा सकता है, म्यू इंटू एन ना। समझो ना, सब्ट्रैक्ट करने वाला पार्ट जब बढ़ेगा तभी ना पूरी वैल्यू कम होगी। तो जब v की वैल्यू कम होते होते मिनिमम पे पहुंच जाएगी, तो f की वैल्यू बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पे पहुंच जाएगी। मैक्सिमम मतलब म्यू इंटू एन पर। तो यहाँ पे हम v को मिनिमम डाल देते हैं और f को म्यू इंटू एन डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा n साइन थीटा माइनस म्यू इंटू एन कॉस थीटा इक्वल टू एम वी मिनिमम का स्क्वायर अपॉन में आर। और इधर आ जाएगा n cos थीटा प्लस म्यू इंटू एन साइन थीटा इक्वल टू एम जी। अब इनको अब जब डिवाइड करोगे तो सब कुछ सेम है, बस पहले यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, पहले यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो गया है, यहाँ पर पहले माइनस था अभी प्लस हो गया है। तो जब हम डिवाइड करके निकालेंगे तो बस यहाँ पे साइन उल्टा हो जाएगा ना। आप कर सकते हो, अब डिवाइड करो तो v मिनिमम आ जाएगा अंडर रूट आर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा ने, यहाँ पे जो प्लस आया है ये माइनस कर दिया, और जहाँ माइनस आया वहां प्लस हो जाएगा ना। तो ये हमारी मिनिमम स्पीड हो गई। तो एक रोड पे अगर आप जा रहे हो तो वहां पे जो पूरी स्पीड की लिमिट होगी वो v मिनिमम से शुरू होकर v मैक्स तक होगी ना, ये आपकी स्पीड लिमिट हो गई। हाँ नीचे प्लस आएगा।
अगर कार को सेफली टर्न करना है तो वी मिनिमम से वी मैक्स के बीच में उसकी स्पीड लिमिट होनी चाहिए। नोट कर लो इसको, नोट कर लो, फिर मैं याद कराता हूँ कैसे आप याद रखोगे इसको। सुरेश, जहां पे रोड ज्यादा टिल्टेड होगा वहां पे मिनिमम लिखेंगे ना। नॉर्मल तू कहाँ गया कि इतना हिली एरिया है कि तू खड़ा हो रहा है तो नीचे चला जा रहा है, ऐसा गया कहीं? जहां पे एकदम ऐसा हिली है कि कोई भी चीज रख लो रोड पे वो स्लिप करके नीचे जा रही है, वहां पे ये मिनिमम स्पीड लगेगी। हाँ, डेथ वेल की तरह। फिजिक्स पढ़ने के बाद धीमे धीमे हमें डेली लाइफ में सोचने का नजरिया थोड़ा हमारा चेंज हो जाता है। जब तक हम पढ़े नहीं रहते तब तक तो नॉर्मली ऐसे सोचते हैं, फिर धीमे धीमे हमारा थिंकिंग प्रोसेस चेंज होता है। उसी को लिखा है पार्थ ना। इसमें देखो, अगर आप ऊपर नीचे से कॉस थीटा को डिवाइड कर दो, कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो यहाँ टेन थीटा माइनस म्यू आएगा, और यहाँ पे 1 + म्यू टेन थीटा कुछ ऐसा आ जाएगा। नोट हो गया? अब देखो, आप याद रखने के लिए क्या करोगे, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा, v इक्वल टू अंडर रूट एक मिनट, एक कॉल आ रहा था, एक मिनट। हेलो। चलो, तो इसमें देखो, हेलो, देखो हमें ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा, v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ना, ये छोटा होता है, ये याद रहेगा, और इसी फॉर्मूले को हम यूज करके मैक्सिमम और मिनिमम का फॉर्मूला बना लिया करेंगे। मैक्सिमम जब लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, आर जी, ये जो टेन थीटा है, टेन थीटा को लिख दिया करेंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। फिर साइन के साथ में कॉस लेंगे और कॉस के साथ में साइन लेंगे, और मैक्सिमम निकालना है तो ऊपर वाला पार्ट बड़ा रखेंगे, नीचे वाला पार्ट छोटा रखेंगे, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और साथ में यहाँ पे म्यू को अलग से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। मिनिमम के टाइम पर आर जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ना मिनिमम है तो ऊपर माइनस होगा नीचे प्लस होगा, साइन के साथ हमेशा कॉस आएगा और कॉस के साथ साइन आएगा ना, और यहाँ पे म्यू साथ में और अलग से रखना है, तो ये हमारी वी मैक्स और वी मिनिमम हो जाएगी। समझो कैसे लिखा करोगे, ये वाला फॉर्मूला लिखो और उसी में थोड़ा सा चेंज करके मैक्स और मिनिमम बना लो।
risks? अब देखो क्वेश्चन सॉल्विंग में इसमें जो हम लोगों ने पढ़ लिया ना, एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, वैल्यूज वगैरह दी रहेंगी। जैसे मान लो एक रोड है जिसका इंक्लिनेशन कुछ मान लो 37 डिग्री है, tan थीटा वाला, हाँ ये वाला पार्ट याद रखो, सही बात है, चलेगा। याद रखना अब तुम्हारे ऊपर है, जैसे अच्छा लगे वैसे करो। मैंने एक तरीका बता दिया कि नॉर्मली ऐसे आपको इजीली याद रहेगा ना, बाकी और तुम कुछ बना सकते हो तो वो बना लो ना। अब मान लो कोई थीटा 37 डिग्री है, म्यू की वैल्यू कहीं पर 0.1 है, तो हमें इस रोड पे वी मैक्स चाहिए कितना हम जा सकते हैं, वी मिनिमम चाहिए कितना जा सकते हैं। ना रोड का रेडियस करीब है 100 मीटर। जी की वैल्यू 10 ले लेना। देखो ये पूरा आप सॉल्व नहीं करो, बस मैंने एक आपको एग्जांपल दिया कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू डालनी रहेगी। वी मैक्स के फॉर्मूले में म्यू पता है आपको, थीटा पता है, आर पता है, जी पता है, वी मैक्स निकाल लोगे, वी मिनिमम निकाल लोगे। कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आपको इस टाइप से आएंगे, तो बस आपको फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा काम सर्कुलर टर्निंग के। नहीं नहीं, इसमें कोई ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, सर्कुलर टर्निंग में जितना मैंने पढ़ाया उतने से ही हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन अब कर लेना ना। हम लोग अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अब इसमें बस दो टॉपिक रह गए हैं, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करा देता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा दूंगा। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पहले देखो आपने जो देखा था वो सेंट्रीपिटल फोर्स था ना, सेंट्रीपिटल। अब हम लोग देख रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये देखो, हाँ अभी प्रथम देखते हैं ना। मान लो अगर हमने एक ऐसे टेबल ले लिया है और इस टेबल पे एक ब्लॉक रखा है और टेबल को हम लोग ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमा रहे हैं, और इसको देखने के लिए हमने दो ऑब्जर्वर लिए, एक चिंटू जो ग्राउंड पे खड़ा है, एक पिंटू जो टेबल पे बैठा है। तो चिंटू को क्या दिख रहा होगा ना, ये जो अगर टेबल के साथ फ्रिक्शन, यहाँ पे सफिशिएंट फ्रिक्शन प्रेजेंट है ना, तो ये ब्लॉक टेबल के साथ साथ घूमता दिख रहा होगा ना। जब हम चिंटू को ऑब्जर्वर बनाएंगे तो चिंटू को क्या दिख रहा होगा कि ये ब्लॉक जो है टेबल के साथ साथ घूम रहा है ना। अगर इसकी सेंटर से डिस्टेंस कुछ आर है तो इस पे क्या लग रहा होगा, उसको लिख रहा होगा कि सेंटीपिटल फोर्स लग रहा होगा। इसका रेडियस कुछ आर है, यहाँ पे इधर को उसको फोर्स लगता दिखेगा। चिंटू को क्या दिखेगा कि इस पे जो सेंटीपिटल फोर्स है वो कौन देगा, फ्रिक्शन देगा, तो वो एम आर ओमेगा स्क्वायर ऐसे लगाएगा ना। चिंटू अपने लिए ये इक्वेशन लिखेगा, फ्रिक्शन बराबर सेंटीपिटल फोर्स। और आपको पता है कि फोर्सेस जो भी होते हैं, जैसे फ्रिक्शन है, टेंशन है, जो भी रियल फोर्स है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करते। जो भी रियल फोर्सेस होते हैं वो हर फ्रेम से सेम दिखते हैं।
अब अगर मान लो हम पिंटू को ऑब्जर्वर बनाते हैं, तो पिंटू तो टेबल पे बैठा है ना, तो जो ऑब्जर्वर जहां रहता है वो क्या रहता है, वो हमेशा रेस्ट पे रहता है। तो ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, तो जो जहां बैठा है वो जगह भी रेस्ट पे होगी, मतलब टेबल रेस्ट पे है। और टेबल के साथ साथ ये ब्लॉक घूम रहा था, मतलब ब्लॉक भी रेस्ट पे आ गया ना। पिंटू को क्या दिख रहा है कि भाई ये जो टेबल है वो रेस्ट पे है और उस पे एक ब्लॉक रखा है वो भी रेस्ट पर है ना। पिंटू के लिए ये रेस्ट पे दिख रहा होगा ना, कुछ भी नहीं चल रहा है। लेकिन ये जो फ्रिक्शन है, जो रियल फोर्स है, वो तो पिंटू को भी दिख रहा होगा ना। रियल फोर्सेस तो सबको सेम दिखेंगे। यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, अंदर को mg, बाहर को n, और सेंटर की तरफ f। तो ये रियल फोर्सेस इसको भी दिखेंगे, इसको भी दिखेगा, अंदर को mg, ऊपर को n। टॉप व्यू बनाया है ना मैंने, टेबल का टॉप व्यू बनाया हुआ है, और इधर को फ्रिक्शन। अब अगर इस पर्सन के लिए ये रेस्ट पर है और इधर को एक फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स बैलेंस होगा तभी ना ये रेस्ट पे दिखेगा। पिंटू के लिए अगर स्मॉल एफ लगता दिख रहा है तो उसको बैलेंस करने वाला एक फोर्स भी दिखना चाहिए ना। तो इसको अब पिंटू को एक लगेगा कि एक बाहर को यहाँ कोई फोर्स है? यहाँ पे एक कोई फोर्स है जिसको नाम दिया जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इस फोर्स ने फ्रिक्शन को बैलेंस कर रखा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने एफ को बैलेंस कर रखा है, और एफ हमने निकाल रखा है ऊपर वाले इक्वेशन से, वो कितना है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो मतलब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी वैल्यू भी उतनी ही होती है जितनी सेंटीपिटल की होती है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट, रेडियस जो सेंटर से उसकी डिस्टेंस होगी वो आर ओमेगा स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड। लेकिन एक्चुअल में क्या ऐसा कोई फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है कोई एक्चुअल में? नहीं है एक्चुअल में ना। ये केवल क्या है, सीडो फोर्स है, जैसे हमने पीछे देखा था ना। ये जो जब ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम से देखेगा, जब ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम से देखेगा तभी उसको केवल दिखेगा। रोटेटिंग फ्रेम क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम से ये सीडो फोर्स हमें दिख रहा है। ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? अगर आप टेबल के बाहर हो तो आपको कभी सीडो फोर्स नहीं दिखेगा, मतलब कभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं दिखेगा। केवल ये उसके लिए लेना है जो टेबल के अंदर से देखेंगे। इसको नोट करो, फिर इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। अबे चिंटू का मतलब तुझे तुझे क्या दिख रहा है? चिंटू मतलब तू भी तो ग्राउंड पे है ना, तुझे क्या दिख रहा है? टेबल घूम रहा है, टेबल के साथ साथ ये ब्लॉक घूम रहा है, तो तुझे क्या दिख रहा है? इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई देगा ना। अगर ये सर्कल में घूम रहा है तो कौन देगा टेबल पे? फ्रिक्शन देगा। तो फ्रिक्शन बराबर कर दिया है सेंट्रीपिटल फोर्स। कल पे समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आदित्य आप कार के अंदर से देख रहे हो, अगर आप रोटेटिंग वाली बॉडी के अंदर से देख रहे हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओगे। कार के बाहर रोड पे खड़े हो तो आपको सेंट्रीफ्यूगल नहीं दिखेगा। जो भी रोटेटिंग फोर फ्रेम में होगा पार्थ ना, जैसे ये रोटेटिंग फ्रेम है, उसमें पर्सन बैठा है तो उसको सेंट्रीफ्यूगल दिखेगा। रोटेटिंग फ्रेम के बाहर निकल जाओगे तो आपको सेंट्रीफ्यूगल नहीं दिखेगा। जस्ट लाइक सीडो फोर्स ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम से दिख रहा है। हाँ, पिंटू को दिखेगा, देखो ये पिंटू के लिए दिखा ना ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, चिंटू के लिए नहीं दिखा है। ये नोट कर लो, फिर ये पॉइंट सब मैं लिखा देता हूँ किसको दिखेगा किसको नहीं।
हाँ, मैग्नीट्यूड में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल सेम हो रहे होंगे। हाँ, पिन 2 के लिए ब्लॉक रेस्ट पर है। तो अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर रोटेटिंग फ्रेम। क्या मतलब हुआ? दैट इज कि इफ ऑब्जर्वर इज इनसाइड rotating frame, then only he या फिर she can feel centrifugal force। एक्चुअल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? एक्चुअल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता नहीं है ना, ये केवल हमें ऐसा फील होता है कि वहां एक फोर्स है ना, एक्चुअल में है नहीं। एक्चुअल में वहां केवल एक ही फोर्स है, फ्रिक्शन। हॉरिजॉन्टल में वहां पे एक ही फोर्स है, फ्रिक्शन ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है। फ्रिक्शन ही वहां सेंट्रीपिटल दे रहा है, बाहर से जो देख रहा होगा उसको जो दिखेगा। ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर, जहां पे आर क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर, और ओमेगा होगा एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेटिंग फ्रेम। जो भी आपका रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसकी एंगुलर स्पीड। एक मिनट, देखो यहां पर जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये इतना सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है। एक मिनट प्रथम, ना यहाँ पे देखो हमने केवल एक केस देखा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, जिसमें जो रोटेटिंग फ्रेम में ऑब्जेक्ट रखा है उसी रोटेटिंग फ्रेम से ऑब्जर्वर देख रहा है, तो हमने सेंट्रीफ्यूगल लगाया। इसमें ऐसे भी सिचुएशन बन सकते हैं कि दो रोटेटिंग फ्रेम है, एक पे ऑब्जेक्ट रखा है और दूसरे में ऑब्जर्वर देख रहा है ना, तो इस टाइप की चीजें अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है ना, यहाँ पे भी आपको लगाना पड़ेगा। ये सब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, तो इतना कुछ आपके सिलेबस का पार्ट नहीं ना। आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में एक सिंपल सिचुएशन बस पढ़नी है, जिसमें जिस रोटेटिंग फ्रेम में ऑब्जेक्ट रखा है उसी से बैठ के आपको देखना है, तो क्या दिखेगा आपको ये निकालना है। समझ आ रहा है? सेंट्रीफ्यूगल में कुछ भी मत पढ़ने लग जाना कहीं, कुछ भी बुक उठा करके। हाँ, कहीं नहीं है, एडवांस में भी नहीं है, जहां तक है उतना मैं करा रहा हूं ना। नहीं, एडवांस में भी नहीं है, जो एडवांस में जो वहां तक है वो मैं करा दे रहा हूँ। नहीं, ये सब चीजें आपको बाद में बीटेक के टाइम में पढ़ाई जाएंगी। कोरियलिस फोर्सेस वगैरह, यहाँ पे नया एक फोर्स आ जाता है, कोरियलिस फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोरियलिस फोर्स, कई सारे फोर्स फिर आते हैं वहां पर। लेकिन जियोग्राफी में आपको सब पढ़ा दिया जाएगा, आप वहां पे नाम भी शायद सुने होंगे, कोरियलिस फोर्स वगैरह, वहां पे सब समझा देते हैं जियोग्राफी के टीचर। नॉर्मली हम लोगों के लिए तो समझाना डिफिकल्ट है कोरियलिस फोर्स वगैरह। बात क्या करेगा दुनिया में कितने फोर्स हैं जानने के, जान के अपन को जो काम लगेगा वो वाला पढ़ते हैं ना अपन। जरूरत के हिसाब से बहुत डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में। ठीक है, सबको क्लियर है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, हाँ अनम्यूट करो। यस,
हेलो। हेलो, हाँ श्रेयस बताओ। सर मुझे ये पूछना था कि अगर हम अम्यूजमेंट पार्क पे वो क्या कप एंड सॉसर होता है, कप एंड सॉसर। हाँ नहीं वो बताओ। उसमें बैठते हैं वो, हाँ हाँ। तो उसमें हम बैठे तो ऐसे बाहर की तरफ जाते हैं ना हम। यार एक्चुअल में मैं कभी बैठा नहीं, मुझे कोई ऐसा ज्यादा आइडिया नहीं है उसका। क्या होता है उसमें कप एंड सॉसर में? फिर ऐसे कप होता है, उसमें 3-4 जन बैठते हैं और फिर वो घूमता है। अच्छा। हाँ तो तो बाहर को जाने का देखो सेंस समझो। अगर जैसे मैं यहाँ से बैठ के देख रहा हूँ, तो एक्चुअल में जब ये इधर को जाना चाहता है ना, तो अगर मान लो यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं होता, तो ये थोड़ी देर बाद कहीं यहाँ आ जाता, तो सेंटर से दूर जाता ना, सेंटर से उसकी डिस्टेंस लगातार बढ़ती हुई दिखती अगर वो टेंजेंशियली हाँ जा रहा है ना। फ्रिक्शन उसको रोक देता है, डिस्टेंस बढ़ने नहीं देता है। हाँ तो वही बस इनर्शिया का इफेक्ट रहता है ना, हमें लगता है हम इधर को जा रहे हैं, तो वो सेंटर से बाहर को जाता हुआ दिखता है हमें इनर्शिया की वजह से। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनर्शिया का ही इफेक्ट होता है। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब वही हमें इनर्शिया का इफेक्ट दिखता है, वो हम जो फील करते हैं अंदर से वही है। हाँ ओके सर। भावेश, अभी मैंने क्या समझाया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स केवल कब लगेगा? जब आप सेंट्री रोटेटिंग फ्रेम से देख रहे होगे और वो रेडियली आउटवर्ड लगता है ना, वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड लगता है ना। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा किधर होगा? सेंटर से बाहर को। इनर्शिया तो हमेशा ही होता है, लेकिन फील कब आएगा आपको? जब आप रोटेटिंग फ्रेम में होगे। बाहर से आपको फाइनल बस इफेक्ट दिखेगा कि अगर कोई चीज घूम रही है, फ्रिक्शन है, वो घुमाता जा रहा है, तो आपको बस वही दिख रहा होगा। सेंट्रीफ्यूगल में भावेश, ये रोटेटिंग फ्रेम में बात चल रही है, ये बात क्लियर करने के लिए कि रोटेटिंग फ्रेम का फोर्स है, इसलिए उसको अलग दिया गया ना। इनर्शियल फीलिंग तो आपको कहीं पे भी आ सकती है, लीनियर में भी आएगी। बस अचानक से चली तो आप पीछे को चले गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि पीछे को फोर्स लग गया ना। हमें क्या लगता है पीछे को फोर्स लगा, बट ऐसा नहीं है ना। हमारा पार्ट वो आप वहीं रहा, नीचे वाला पार्ट आगे चला गया। तो वही सेम चीज है रोटेशन में। हमें लगता है बाहर चला गया, बट बाहर चला गया ऐसा नहीं है कि बाहर को कोई फोर्स लगा ना, वो बस इनर्शिया का इफेक्ट है। ये नोट हो गया? हाँ, वैसे ही प्रथम, जब आप कार पे टर्न करते हो तो आपको बाहर को फोर्स फील होता है, क्योंकि आप किस फ्रेम में हो? रोटेटिंग फ्रेम में हो ना। तो इनर्शिया की वजह से आप टेंजेंशियली जाना चाहते हो, तो टेंजेंशियली जाने के टाइम में हमें लगता है कि हम बाहर जा रहे हैं। समझो, अगर आप ऐसे टेंजेंशियली जाना चाह रहे हो, तो आप सेंटर से ऐसे दूर जाना चाह रहे होगे ना, डिस्टेंस बढ़ती दिख रही होगी ऐसे। अब इसको हम लोग कुछ प्रॉब्लम में अप्लाई कर लेते हैं। तो कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करके प्रॉब्लम हम तभी सॉल्व करते हैं जब हमें कुछ रोटेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है ना। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है तो इसकी जरूरत नहीं रहती है ना। जैसे देखो, मान लो हमने एक हॉरिजॉन्टल टेबल लिया है, इसका टॉप व्यू का डायग्राम बनाया है ना। इस टेबल में हमने एक ग्रूव बना दिया ना, ये ग्रूव है। ग्रूव मतलब समझो,
ग्रुप की स्पेलिंग क्या होती है? GROV या डबल ओ होता है यहाँ पे? ग्रुप सही लिखा क्या? ग्रुप मतलब एक गड्ढा कट कर दिया है यहाँ पे ना, थोड़ा सा गड्ढा बना दिया है, डबल ओ होगा। तो हमने एक गड्ढा कर दिया और इसमें एक पार्टिकल को यहाँ पे रखा। ये स्मूथ है ना, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है ना, ग्रुप जो बनाया गया वो स्मूथ है। इसमें एक पार्टिकल रखा शुरू में सेंटर से a डिस्टेंस पे, रेडियस इसका r है। और अगर हम इस टेबल को एक कांस्टेंट ओमेगा से घुमा रहे हैं तो हमें बताना है पार्टिकल की स्पीड जब वो सरकमफेरेंस के पास पहुंच जाएगा तो कितनी हो रही होगी विथ रिस्पेक्ट टू टेबल। अ पार्टिकल is placed in a groove at a distance a from center. Table is rotating with constant angular speed omega. Find speed of particle with respect to table when it will reach to जब वो सरकमफेरेंस के पास पहुंच रहा होगा तब की स्पीड बतानी है। क्वेश्चन लिख लो ना, फिर ट्राई करो इसको। ट्राई तो मैं एक करके या तो बताता हूँ, 2 मिनट सोच लो फिर करता हूँ। नोट कर लो फिर 2 मिनट सोच लो। ये हॉरिजॉन्टल लिखा है ना, टॉप व्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल टेबल बनाया। नहीं सर, आज कुछ गड़बड़ हुआ है। टेबल के रिस्पेक्ट में स्पीड निकालनी है तो टेबल पे बैठ के सोचना है आपको ना, क्योंकि टेबल पे बैठ के सोचोगे तो जो दिखेगा वो टेबल के रिस्पेक्ट में स्पीड होगी। हाँ प्रथमेश, लिमिट थोड़ा गलत डाल दिया तूने। कैपिटल आर बड़ा है ना, स्मॉल ए छोटा है, तो कैपिटल आर पहले आएगा, ए बाद में आएगा। देखो इसमें जब ये टेबल पे आप बैठ के सोचोगे तो आपको इसमें क्या दिखेगा, एक तो mg अंदर को लग रहा होगा, n बाहर को लग रहा होगा, और एक ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता दिखेगा ना, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता दिखेगा ना, जो रेडियली आउटवर्ड लग रहा होगा, और टेबल रुका हुआ दिखेगा ना। सब लोग समझ लो, टेबल को रोक दोगे और इस पे बाहर को फोर्स लगाओगे।
और ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा आर चेंज हो रहा है ना, मान लो कोई टाइम पे ये यहाँ आ गया है एक्स डिस्टेंस पे, तो उस टाइम पे इसको फोर्स कितना लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम एक्स ओमेगा स्क्वायर। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, फोर्स अपॉन मास एक्स ओमेगा स्क्वायर ना। इस फोर्स की वजह से वो एक्सेलरेट करके बाहर को जा रहा है। अब एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है ना। जब एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ एक्स होगा तो ए को क्या लिखोगे, वी डी वी बाई डी एक्स ना। इसी दिन के लिए पढ़ाया था ना वो वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो वी डी वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स ओमेगा स्क्वायर डी एक्स। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। जब x की वैल्यू a थी तब स्पीड 0 थी, जब x की वैल्यू r है तब की स्पीड निकालनी है। तो इधर आ जाएगा वी स्क्वायर बाई टू, लिमिट डाल दो, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बाहर आएगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू। टू कट जाएगा दोनों साइड से। एक बार x की जगह r लिखेंगे, फिर एक बार a लिखेंगे, अंडर रूट कर देंगे तो v इक्वल टू आया ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, समझ आ रहा है सबको क्या बोला जा रहा है। नहीं, ये स्पीड हो रही होगी जब वो सरकमफेरेंस के पास जाएगा। ना ये हमने टेबल पे बैठ के सोचा है, तो ये टेबल के रिस्पेक्ट में स्पीड है, वही हमें बतानी थी ना, टेबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सबको क्लियर है सेंटीपिटल फोर्स। अबे फोर्स लिख दिया तो फोर्स को मास से डिवाइड कर दिया है। फोर्स कितना होगा कोई भी टाइम पे एक्स डिस्टेंस पे जब होगा, तो बाहर को होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। आर कितना है, अभी एक्स है। फिर फोर्स को मास से डिवाइड करेंगे तो एक्सीलरेशन आएगा ना, मास मतलब एम, एम से डिवाइड कर दिया है। फिर a आ गया, a फंक्शन ऑफ x है, तो जब a फंक्शन ऑफ x होता है तो उसको v डी बाई डी एक्स लिखते हैं। काइनेमेटिक्स में पढ़ाया हुआ है ये वेरिएबल एक्सीलरेशन में, फिर आगे कैलकुलेशन कर दी गई है। जब टेबल पे बैठ के सोच रहे हैं तो फिर हम टेबल को रोटेट नहीं करेंगे ना, टेबल को रुका हुआ सोचेंगे, सब रुका हुआ है और इस पे बाहर को फोर्स लग रहा है, तो पार्टिकल बाहर को जा रहा है। तो अब देखो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला कॉन्सेप्ट इतना ही करना था हमें ना। जब भी रोटेटिंग फ्रेम से कुछ निकालना होगा तो हम वहां पर उस फ्रेम में जाएंगे और उससे लेकर के ऐसे सॉल्व कर देंगे। बाकी सब सिंपल सा है, आगे कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होती ना, ये आराम से हो जाता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक इसमें एक रह जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अभी 10 मिनट है, उसमें थोड़ा हो जाएगा ना। तो ओमेगा वेरिएबल होगा तो ये फोर्स वेरिएबल हो जाएगा ना, ये फोर्स वेरिएबल हो जाएगा, एक्सीलरेशन वेरिएबल आएगा। फिर जैसे हम लोग वेरिएबल एक्सीलरेशन होता है वैसे कर लेते हैं। अच्छा वो बोल रहे हो। मैकेनिक्स में अभी कई चैप्टर बाकी हैं ध्रुविल, 5-6 चैप्टर अभी बाकी होंगे। हाँ अनम्यूट करो सरायु, अनम्यूट करो।
हाँ सर। हाँ हाँ तो अगर ओमेगा वेरिएबल होगा तो ए टेंजेंशियल होगा, लेकिन वो देखो एक चीज पूरे देखो लेंथ। सरायु, एक चीज देख, यहाँ पे हम लोगों ने देखो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी पढ़ा ना, उसमें भी हाँ। हमने देखो कौन सा केस पढ़ा है जिसमें ये टेबल के साथ रोटेट हो रहा है। अगर ये टेबल के रिस्पेक्ट में कोई v स्पीड से चलने लग जाए, टेबल के रिस्पेक्ट में ना, मान लो इधर को चला इधर हाँ। को चला कुछ, तो उस केस में एक कोरेलिस फोर्स आता है v क्रॉस ओमेगा करके कुछ आता है 2v क्रॉस ओमेगा करके। तो अपन ने को अच्छा। लिमिटेड पढ़ना है ना, बहुत सारा इसमें केसेस बनता है, अपन को हाँ। इसके रिस्पेक्ट में ही चलाने वाला केस करना है ना। ओके सर। तो उसी हिसाब से अब जैसे तू ओमेगा को वेरिएबल करेगी, तो अब इसमें इधर को भी एक फोर्स लगना शुरू हुआ। हम्म। अगर मान लो ग्रुप का वॉल से एक नॉर्मल आ रहा है, वो इसको इधर ले नॉर्मल। जा रहा हाँ। है ना, पहले मान लो ग्राउंड से हम सोचते हैं, तो इस पे इधर को फोर्स लगेगा, लेकिन इधर को नहीं लगेगा, आपको सेंटीपिटल लगाने वाला कोई नहीं है, स्मूथ है तो हाँ ना। ठीक है, जाने दो फिर सर। हाँ मतलब वो थोड़ा सा हाँ। अलग अलग सी, मतलब अपना वो वाला अलग थोड़ा सा थ्योरी और पढ़ना पड़ेगा उसके लिए फिर। ठीक है सर। ठीक। ठीक है फिर, तो आज छोड़ देते हैं। 10 मिनट पहले मेरा ये एहसान याद रखना, किसी दिन मैं कंपनसेट कर लूंगा एक्सटेंड करके। नहीं सर, चल जाएगा, इतना ही आसान हो गया। तो ठीक है फिर, नेक्स्ट क्लास में अब ये सुनो, हेलो, डाउट क्लास आज नहीं रख रहे हैं, आज शाम को डाउट क्लास नहीं है ना। नहीं, ये जो भी अब डाउट है ना, ये सर्कुलर बस खत्म होने वाला है, उसके बाद सब डाउट करा दूंगा। अभी थोड़ा सा वही जेई का एग्जाम है, तो मैं उन बच्चों को डाउट कराऊंगा शाम को आज। तो मंडे को ये खत्म हो जाएगा, मंडे को 15-20 मिनट का और बचा है, खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको मंडे को ही हम लोग डाउट भी करेंगे ना, मंडे को फ्रिक्शन का एक्सरसाइज 1 कर लेंगे। हाँ, और आज का होमवर्क तो नोट कर लो, होमवर्क नोट करो 1 मिनट। होमवर्क में इलस्ट्रेशन 11 से शुरू करके होमवर्क तो अब आपको सब कर सकते हो ना, जितने भी रिमेनिंग इलस्ट्रेशन है वो कर सकते हो, बस एक रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला इलस्ट्रेशन नहीं करना है, इलस्ट्रेशन 10 और 9, सॉरी इलस्ट्रेशन 10 छोड़ के ना, इलस्ट्रेशन 10 को छोड़ करके ये नहीं करना है ना इलस्ट्रेशन 10, बाकी सारे इलस्ट्रेशन करने हैं, और दोनों इन चैप्टर। हाँ, ये चैप्टर अब हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसमें इसमें क्वेश्चन उसके ज्यादा दिए नहीं है, एक्सरसाइज में होंगे शायद, इधर नहीं है ज्यादा, तो आप ये पूरा कर सकते हो। इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 2-3 ना, और ऑल इलस्ट्रेशन करना है एक्सेप्ट 10 ना, 10 छोड़ के। तो मंडे को हम लोग पहले इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 2 और 3 डिस्कस करेंगे ना, आप करना शुरू कर दो, अभी मंडे को 1 का डिस्कशन नहीं होगा ना, मंडे को टेक्स्ट 2 और 3 डिस्कस करेंगे, और फ्रिक्शन का एक्सरसाइज 1 डिस्कस करेंगे ना, फिर मंडे को डिसाइड कर लेंगे कि इसका एक्सरसाइज 1 कब करना है। यस। ठीक है, फिर अब क्लोज कर रहा हूँ ना, बाय एवरीवन।